आज हम लोग की जो क्लास है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी ITI सेकेंड ईयर क्लास 22 टारगेट ITI एग्जाम 2023। इस क्लास से संबंधित PDF ऑनलाइन मॉक टेस्ट यदि आप फ्री में चाहते हैं तो आप www.globaliti.org पर जाकर विजिट करें और इस सुविधा का लाभ लें। चलते हैं आज के हम अपने क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द रीजन फॉर द बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। सिलिकॉन मटेरियल में, सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज ज़्यादा है, इसका क्या कारण है तो हम जानते हैं। इसका क्या कारण हो सकता है, सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु संख्या क्या होती है, 14 होती है। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 14 होता है। इसी कारण से इसकी सांद्रता अधिक हो जाती है। जब एटॉमिक नंबर कम है तो सांद्रता अधिक बढ़ जाएगी, सांद्रता अधिक हो जाती है इसी कारण से, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कम है, सांद्रता अधिक हो जाएगी। इसी कारण सांद्रता अधिक होती है और बैरियर पोटेंशियल भी बढ़ जाता है। इसी कारण से पोटेंशियल बैरियर या बैरियर पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर देखते हैं। यहाँ से ये हमें कॉन्सेप्ट मिला, क्यों सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल, लो एटॉमिक नंबर, रेजिस्टेंस इज वेरी लो, डोपिंग परसेंटेज इज मोर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 2 ओनली। अब इसका देखो, जैसे 14 है तो आप फिल करते हो, किस फॉर्म में फिल करते हो, यही तो फुल करोगे, 284 14 कंप्लीट हो जाएंगे। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। अब देखो, इसका एटॉमिक नंबर लोअर है, इसलिए इसकी जो सांद्रता है ये अधिक हो गई। सांद्रता अधिक होने से क्या हो जाता है, हमारा बैरियर पोटेंशियल बढ़ जाता है। तो लोअर एटॉमिक नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोअर एटॉमिक नंबर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द रीजन फॉर वाइडनेड बैरियर इन अ रिवर्स बायस डायोड। रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा, डिप्लीशन लेयर जो होती है, चौड़ी बाधा का क्या कारण है पूछा है। रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का क्या कारण है, तो देखते हैं क्या कारण है। जो आपका रिवर्स बायस कनेक्शन होता है किस प्रकार होता है आपका, देखो इस पहले देखते हैं। दो सामग्री में अल्पसंख्यक उदासीन होना, एन मटेरियल से इलेक्ट्रॉन तेजी से पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाता है, पी सामग्री से होल नकारात्मक टर्मिनल को चला जाता है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों आपूर्ति टर्मिनल की ओर भागते हैं। तो चलो बना के देखते हैं। यहाँ पे बोला है रिवर्स बायस, तो रिवर्स बायस कनेक्शन कैसा हो जाता है आप सब जानते हो। रिवर्स बायस कनेक्शन अगर फॉरवर्ड बायस ही करें तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन आपका किस प्रकार होता है, फॉरवर्ड बायस कनेक्शन आपका कुछ इस प्रकार होता है। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन की बात करोगे तो फॉरवर्ड बायस कनेक्शन आपका इस प्रकार होगा। अगर बात करोगे रिवर्स बायस की, ये फॉरवर्ड बायस कनेक्शन हो गया। अगर बात करें रिवर्स बायस की तो रिवर्स बायस कनेक्शन क्या हो जाएगा, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। अपोजिट कैसे हो जाता है, देखो पोलैरिटी हम चेंज कर देते हैं, पोलैरिटी हमने चेंज कर दी। अब ये हमारा क्या हो गया, रिवर्स बायस में। अब देखो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या होता है, अभी जब जानते हो कि जब हमारी जो दोनों के नेचर सेम हो जाते हैं, दोनों जो करियर इनके दोनों करियर हैं, जब इनके नेचर सेम हो जाएंगे तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। लेकिन अगर क्या बोलते हैं, इनका बिहेवियर, इनकी पोलैरिटी सेम नहीं है तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना। तो यहाँ पे देखो आपका एन साइड में क्या होता है, एन साइड में आप सब लोग जानते हो, एन साइड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है और होल क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, धन आवेश होता है। आप ये इतनी चीज़ तो जानते ही हो। अब यहाँ पे धन आवेश है, अब देखो यहाँ पे धन है, यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। यहाँ पे क्या है, धन है, यहाँ पे निगेटिव है। तो क्या करेंगे, अपोजिट है ना, दोनों अपोजिट है। अगर जो है प्लस होते या माइनस होते तो रिपल करते, प्रतिकर्षण होता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये बाहर की ओर, सप्लाई टर्मिनल की ओर, इधर की ओर अट्रैक्ट होगी। इनकी डायरेक्शन किस प्रकार हो जाएगी, इस तरह हो जाएगी, बाहर की ओर हो जाएगी। जब दोनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस है तो अट्रैक्शन होने लगेगा, कि बाहर की ओर भागने लगेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इसका गैप है, जो आपका जो ये बैरियर है, जो आपकी लेयर है, ये और चौड़ी हो जाएगी। क्या बोला है, रिवर्स बायस में डायोड में चौड़ी बाधा, यही पूछा है, चौड़ी बाधा क्या कारण, तो ये और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, और बड़ी हो जाएगी। तो इसका जो मेन कारण है, यही कारण है। कारण क्या है, देखो देखते हैं। होल्स इन मटेरियल अट्रैक्ट टू नेगेटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन होल आर अट्रैक्ट टूवर्ड सप्लाई टर्मिनल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और होल। देखो इलेक्ट्रॉन और होल, ये आपका क्या है, होल है, ये आपका होल है, पी वाले होल है ना, पी साइड वाले, इनको होल बोलते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एंड होल आर अट्रैक्ट टूवर्ड सप्लाई टर्मिनल। तो ये आपका कौन सा टर्मिनल है, ये आपका सप्लाई टर्मिनल है ना, ये आपका सप्लाई टर्मिनल है।
तो इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और होल देखो ये आपका आपूर्ति टर्मिनल इधर आकर्षित, इधर अट्रैक्ट होने लगे, मतलब इलेक्ट्रॉन और होल क्या हुए, इधर की ओर अट्रैक्ट होने लगे। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा रिवर्स बायस डायोड चौड़ी बाधा का कारण क्या है, तो इलेक्ट्रॉन और होल, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति टर्मिनल की ओर आकर्षित होने लगते हैं, इसलिए जो है चौड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है, चौड़ी बाधा की समस्या आ जाती है। इसीलिए रिवर्स बायस में करंट का कंडक्शन भी नहीं होता, फॉरवर्ड बायस में करंट कंडक्शन होने लगता है। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, जस्ट इसी का रिवर्स हो जाता है, जस्ट इसी का रिवर्स हो जाता है, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ये रहा इसका राइट आंसर कौन सा, इलेक्ट्रॉन एंड होल आर अट्रैक्ट टुवर्ड्स सप्लाई टर्मिनल। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ये आपकी सप्लाई है, ये आपके रेक्टिफायर सर्किट है, ये कौन सर्किट है, रेक्टिफायर सर्किट दिखाई गई है, ये आपकी रेक्टिफायर सर्किट दिखाई गई है, ये आपकी रेक्टिफायर सर्किट दिखाई गई है, एसी सप्लाई है, ठीक है। उसके बाद ये आपका ट्रांसफार्मर हो गया, जो भी है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है, अब आउटपुट वोल्टेज क्या है, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी प्रकार का कुछ लगा ही नहीं, लोड लगा ही नहीं, तो आउटपुट वोल्टेज हमें क्या मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, जीरो मिलेगी ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा नो आउटपुट, किसी प्रकार का कोई आउटपुट नहीं। अगला क्वेश्चन, विच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल फॉर रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक इन रेक्टिफायर सर्किट। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। तो यहाँ पे पूछा है विच फिल्टर सर्किट। फिल्टर सर्किट का मतलब क्या होता है, फिल्टर का मतलब आप सब जानते हो, फिल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को फिल्टर करना। बात की जाए रेक्टिफायर के केस में, तो हम फिल्टर इसलिए लगाते हैं, जब हम रेक्टिफायर करते हैं, क्या करते हैं, रेक्टिफायर करते हैं, तो रेक्टिफायर हमारी जो एसी सप्लाई होती है, यहाँ पे देखो अभी पीछे वाला क्वेश्चन देख लीजिए, अगर ये आपका जो एसी सप्लाई है, रेक्टिफायर सर्किट ही दी गई है, ये एसी सप्लाई है, इसको हमें कन्वर्ट करना होता है डीसी में, लेकिन जब हम डायोड लगा के कन्वर्जन करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर आप लोग पढ़े होंगे, जब कन्वर्ट करते हैं तो कभी कभी डीसी, जब हमारी सप्लाई कन्वर्ट होती है, जो आउटपुट में डीसी मिलती है, उसमें कुछ मात्रा में एसी भी आ जाती है, उसी को हम बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी, उसी को बोलते हैं हम पल्सेटिंग, मतलब कुछ मात्रा में डीसी सप्लाई भी एसी का कन्वर्जन होता है, लेकिन पूरा कन्वर्जन नहीं हो पाता, किन्हीं कारणों से कुछ मात्रा में डीसी सप्लाई भी एसी के साथ आ जाती है। तो वहाँ पर हमें क्या मिलती है, डीसी पल्सेटिंग डीसी मिलने लगती है। हमें डीसी पल्सेटिंग, हमें क्या चाहिए, डीसी प्योर डीसी चाहिए, प्योर डीसी ना मिलके हमें पल्सेटिंग डीसी मिलने लगती है, उसमें रिपल्स आ जाते हैं कुछ, उनको हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, उनको हटाने के लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। वही इस क्वेश्चन में पूछा हुआ, जैसे आप घर में कोई चीज़ गंदगी या कोई लिक्विड मटेरियल उसमें छानने के लिए आप फिल्टर करते हैं ना, उसे छन्नी लगाते हैं या कुछ करते हैं, छानते हैं, कपड़े से छानते हैं, तो चीज़ों को फिल्टर करते हो ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हमें जो एसी सप्लाई आई है, आउटपुट में हमें मिली है, एसी सप्लाई थोड़ी बहुत मिली है, उनमें से मिलनी तो प्योर डीसी चाहिए, लेकिन किसी कारणों से, किसी कारणवश या कोई भी दिक्कत हो गई जिस कारण से हमें प्योर डीसी नहीं मिल रही है, तो क्या करेंगे, उसको हम फिर से फिल्टर करेंगे, उसे हम फिर से फिल्टर करेंगे। फिल्टर कैसे करेंगे, उसके लिए हम लगाएंगे एलसी फिल्टर। कौन सा फिल्टर लगाएंगे, उसके लिए हम लगाएंगे एलसी फिल्टर। उसके लिए हम यूज करते हैं किसका, फिल्टर का। किसके लिए, जो आपकी एसी थोड़ी बहुत आ गई है उसको फिल्टर कर रहे हैं, प्योर डीसी चाहिए ना हमें। अब उसके बाद दिया है विच इज द एडवांटेज हिट विच द एडवांस वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज द आउटपुट स्टेज इन ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण क्या है। तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है एफईटी दिया हुआ है, यूजेटी दिया है, एससीआर दिया हुआ है, आईजीबीटी दिया हुआ है। विच इज द एडवांस वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट टू यूज इन आउटपुट स्टेज इन ड्राइव। तो एफईटी की बात करें, ये होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और ये एक प्रकार का वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस भी होता है, इसमें वोल्टेज होता है। यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, और उसके बाद इंसुलेटेड गेट बाईपोलर ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर फिलहाल क्या है, आईजीबीटी की। बात की जाए अगर इन सब की, तो इन सब को हमने बता चुका है। इनके सब देखिए, कभी कभी इन क्वेश्चन के सिर्फ पूछ लेता है सिंबल बताओ, तो इनके सबके सिंबल भी आप लोग याद रखिए। आईजीबीटी का सिंबल क्या होता है, आईजीबीटी का सिंबल क्या होता है, और क्या बोलते हैं उसका एससीआर का सिंबल क्या होता है, यूजेटी का सिंबल क्या होता है, ये सारे सिंबल भी आप लोग याद रखिए, बहुत काम आने वाले हैं। ये सब सिंबल आपको हमेशा याद रखने हैं, ये सब सिंबल आपको हमेशा याद रखने चाहिए। एफईटी, यूजेटी, एससीआर, ये सब सिंबल आपको हमेशा याद रखने चाहिए।
आपको ये सब सिंबल हमेशा याद रखने चाहिए। कभी भी किसी भी समय आपसे कुछ पूछ सकता है, कोई भी पूछ सकता है कि सीआर जानते हो, सीआर फुल फॉर्म बताओ, इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, कौन गेट टर्मिनल होता है, कौन सप्लाई टर्मिनल होता है, कहाँ से ट्रिगर कैसे ट्रिगर की जाती है, कैसे टर्न ऑन करते हैं, कैसे टर्न ऑफ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन में पूछा है ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन है? तो इसका राइट आंसर IGBT। कौन सा है? IGBT। IGBT इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया है हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर। दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में बदला कैसे जाता है? देखो हाउ द डेसिमल नंबर, डेसिमल देखो कन्वर्जन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, आपके पास नंबर कौन से होते हैं? बाइनरी होते हैं, डेसिमल होते हैं, ऑक्टल होते हैं, हेक्साडेसिमल होते हैं। तो एक चीज़ तो ये जान लीजिए कि दुनिया का ऐसा कोई मतलब कन्वर्जन नहीं जो किसी का किसी में ना हो सके, मतलब सबका कन्वर्जन सब में हो सकता है। ऑक्टल को डेसिमल बदल सकते हैं, डेसिमल को हेक्सा में बदल सकते हैं, हेक्सा को बाइनरी में बदल, सभी का कन्वर्जन सभी में हो सकता है, सभी की पॉसिबिलिटी है। आपके पास जो बेसिकली कौन कौन से हैं इस समय जो आपके सिलेबस से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आपके पास बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ने हैं, आपको डेसिमल पढ़ने हैं, हेक्साडेसिमल पढ़ने हैं, ऑक्टल पढ़ने हैं। अगर बात करें इन सब की बेस की बात करें तो बाइनरी का बेस क्या होता है आपका? बाइनरी का बेस होता है 2, बाइनरी का बेस होता है 2। ऑक्टल का बेस कितना होता है? ऑक्टल का बेस होता है कितना? 8। ऑक्टल का बेस होता है कितना? 8। अगर बात करें डेसिमल का बेस कितना होता है तो डेसिमल का बेस होता है 10। ये सब चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। उसके बाद बात करें हेक्साडेसिमल की तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या होता है? 0 to 15। ठीक, इसका बेस कितना? 16। तो आपका बता दिए कौन कौन से होते हैं बाइनरी। बाइनरी के बाद कौन सा? ऑक्टल। अब बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, और उसके बाद एक आपका है हेक्साडेसिमल। तो ये आपके दिए हुए हैं। तो डिवाइड डेसिमल बाई 2, डिवाइड डेसिमल बाई 2, ये इसका राइट डेसिमल 2 बाइनरी है ना, तो यहाँ पे भाग देना पड़ेगा किससे? डिवाइड डेसिमल बाई 2। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। कभी कभी आप निकालते हैं बाइनरी सिस्टम, इस प्रकार आपने निकाला होगा, जैसे 25 का या किसी का निकालना, तो इस प्रकार आप जो है देकर निकाला करते होंगे। तो सॉल्व करते हैं, फिर लास्ट में MSB आती है, MSB लिखते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है वो हमारा राइट आंसर होता है। इस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। जैसे पूछा है दशमलव को बाइनरी बदलना है, डेसिमल टू बाइनरी बदलना है, कोई संख्या दे देगा आपको, डेसिमल में लिख देगा ये आपकी 25 है या कुछ भी है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आपको 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करके आंसर देना होगा। इस प्रकार आप आंसर लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन? डिवाइड डेसिमल बाई 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। डिवाइड डेसिमल बाई 2, डिवाइड डेसिमल बाई 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है डिजिटल सर्किट में बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD प्रणाली जो दिया है, BCD प्रणाली को बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। यहाँ पे दिया व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल। बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम इन डिजिटल सर्किट में क्या यूज है? तो क्या करता है? स्टोरिंग द डाटा इनपुट, कंट्रोल द बाइनरी सिस्टम, इंटरफेरेंस द बाइनरी सिस्टम, क्या उसके बाद यह सेग्रेटिंग द इनपुट पैरामीटर। तो ये क्या करता है? स्टोरिंग द डाटा इनपुट, डाटा इनपुट को स्टोर करने का काम करता है। कौन? जो हमारा बाइनरी कोटेड क्या बोलते हैं बाइनरी कोटेड डेसिमल सिस्टम क्या करता है? डाटा स्टोर करने का काम करता है। क्या करता है? डाटा स्टोर करने का काम करता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल BCD सिस्टम इन डिजिटल सर्किट? क्या करता है? स्टोरिंग द डाटा इनपुट, जो इनपुट में डाटा मिलता है उसको स्टोर करने का काम करता है। उसके बाद दिया विच लॉजिक गेट रिफर द ट्रूथ टेबल, यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका जो इक्वेशन बनी हुई है क्या दिया हुआ है? y = AB दिया हुआ है। आपको हमने बताए थे कि आपके जो बेसिक गेट होते हैं किस प्रकार के होते हैं? एंड गेट होता है, एंड गेट, आर गेट, नॉट गेट। नॉट गेट की बात की जाए तो नॉट गेट इस प्रकार बनता है, और अगर बात की जाए आर गेट की, आर गेट आपका इस प्रकार बनता है y = A + B, और ये आपके 2 टर्मिनल हो गए। ठीक है। अगर नॉट गेट की बात करोगे तो नॉट गेट में क्या होगा? नॉट गेट में जो इनपुट दोगे वो आपको इन्वर्ट होके मिलेगा। ए दोगे तो ए बार मिलेगा, ए बार दोगे तो ए मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे इन्वर्ट होके क्या मिलेगा? ए बार, y = ए बार मिलेगा। ये आपका नॉट गेट हो गया, ये आपका आर गेट हो गया। इन्हीं से बनते हैं आपके नैंड गेट और नार गेट, जिनको हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। उनसे सभी लॉजिक क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं, इसलिए उनको हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं। हिंदी में उन्हीं को सार्वभौमिक गेट भी कहा जाता है। ये आर गेट हो गए। बात करें अब एंड गेट की, तो एंड गेट का इक्वेशन कुछ इस प्रकार बनता है। आपने सिंबल बनाए होंगे, देखे होंगे, y = AB।
तो यहाँ से तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। एंड गेट का है ये, किसका देखो y इक्वल टू ए बी दिया है, तो आर गेट, नॉट गेट, एंड गेट, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एंड गेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन। और अगर बात करिए आर गेट की, तो आर गेट की क्या होती है, आर गेट की y इक्वल टू ए प्लस बी इक्वेशन मिलेगी आपको आउटपुट में, ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है। और अगर बात की जाए नॉट गेट की, तो नॉट गेट हमने ऊपर बनाया हुआ है, नॉट गेट हमने ऊपर बनाया हुआ है, वो नॉट गेट ऊपर बना हुआ है। देखो यहाँ पे नॉट गेट दिया है, नॉट गेट में क्या होता है, जो आप इनपुट दोगे वो आपको इन्वर्ट होके मिलेगा आउटपुट के फॉर्म में। चलते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, विच क्वांटिटी कैन बी मेजर बाई सीआरओ, सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। विच क्वांटिटी कैन बी मेजर बाई सीआरओ, सीआरओ से क्या मापते हैं, सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है आप सब जानते हो, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप इसका फुल फॉर्म होता है। सीआरओ का फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। इसमें से जो बेसिकली मेजर करते हैं, हम बेसिकली क्या मेजर करते हैं, बेसिकली हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम वोल्टा मापन भी कर सकते हैं, धारा मापन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर बेसिक पर्पज देखो फ्रीक्वेंसी, राइट आंसर देखते हैं यहाँ पे। इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, पावर फैक्टर तीनों गलत है। अगर यहाँ पे कहीं वोल्टा या धारा का मापन लिखा होता तो हम इस पर विचार करते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। बाकी कुछ दिया नहीं है। इंडक्टर रेजिस्टेंस, इंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, हेनरी में मेजर करते हैं। रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं, ओम मीटर आता है उससे मेजर करते हैं। पावर फैक्टर को पावर फैक्टर मीटर से मेजर करते हैं। और क्या बोलते हैं, सीआरओ से क्या मेजर करते हैं, सीआरओ से मेजर करते हैं हम फ्रीक्वेंसी को मेजर करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एससीआर, एससीआर का मुख्य एप्लीकेशन, एससीआर आपका क्या है, एससीआर क्या है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, आपने पढ़ा होगा क्या होता है। विच इज द मेन एप्लीकेशन ऑफ एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर दिया है, तो इसका क्या होगा, मेन काम होता है। मेन काम क्या होता है, सिलिकॉन, हमने पीछे सर्किट बताई हुई है, ये क्या करता है, कंट्रोलिंग का काम करता है। और इसमें 3 टर्मिनल होते हैं, कौन कौन से टर्मिनल होते हैं, बात की जाए इसके सिंबल की, तो इसका सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, इसका सिंबल कुछ इस प्रकार आपने देखा होगा। 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड कैथोड, एक टर्मिनल और सा होता है, कौन सा, गेट टर्मिनल होता है, गेट टर्मिनल होता है, ठीक है। ये आपका किसका सिंबल है, सीआर का सिंबल है। और इसमें कितने टर्मिनल होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं इसको, हम कंट्रोलिंग में ज़्यादा यूज करते हैं। जो हमारी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या पावर मशीनरी है, वहाँ पे जितने मशीन है बड़ी बड़ी, उनको हम जो है कंट्रोल करना बहुत आसान काम नहीं होता। उसके लिए हम क्या लगते हैं, क्योंकि इसकी जो टेम्परेचर स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है, इसलिए हम इसका यूज करते हैं। सिलिकॉन का बना हुआ होता है। इसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी आप सब जानते हो कितनी होती है, 75 टू 175 तक होती है। किसी बुक में आपको 150 भी दे देगा। लेकिन अगर बात करूँ जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम की कम होती है, इसलिए जर्मेनियम का यूज हम नहीं करते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी अच्छी होती है, किसकी, सिलिकॉन की, तो साथ में सिलिकॉन यूज करते हैं। इसी के नाम पे इसको नाम दे दिए क्या, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अब बात करें इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, एम्पलीफायर के लिए, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मल्टीवाइब्रेटर, तो इनमें हम यूज नहीं करते हैं। हम किस में यूज करते हैं, मोस्टली स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, मोटरों की स्पीड, हमारी बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, वहाँ पे बड़ी बड़ी मोटर लगी होती हैं, उनको जो है उनकी गति को नियंत्रण पाने के लिए, बिना लॉसेस के, बिना क्षति के नियंत्रण पाने के लिए। क्योंकि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा अपने आप में, मतलब पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत मेजर टॉपिक है, बहुत मेजर टॉपिक है। अगर ऐसा कोई समय आता है तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का अपने आप में बहुत मेजर टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट है एससीआर। स्पीड का, इसके टर्न ऑन और टर्न ऑफ करने के भी अलग अलग मेथड होते हैं। अगर ऐसा कोई समय आता है तो उस सब पे भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर, इसका फिलहाल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ R1 वेरिएबल रजिस्टर, चर प्रतिरोध R1 का कार्य क्या है, कंट्रोल द करंट इन R2। चर प्रतिरोध R1 कहाँ पे दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है R1, और यहाँ पे R2 दिया हुआ है। ये आपका डायक लगा हुआ है, और क्या लगा है, और ये आपका एक ट्रायक लगा है। ये आपका डायक है। डायक में आप जानते हो 2 टर्मिनल होते हैं, ट्रायक में 3 हो जाते हैं। ये आपका डायक है। डायक का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। डायक का सिंबल आप सब जानते हो इस प्रकार होता है। ट्रायक में और आ जाता है, डायक के इस प्रकार सिंबल होता है। बात की जाए ट्रायक की, तो ट्रायक का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ट्रायक का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। ट्रायक का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है। इसमें एक टर्मिनल एक्स्ट्रा आ जाता है, जिसको हम गेट टर्मिनल बोलते हैं। ये आपके MT1 MT2 2 टर्मिनल हो गए। एनोड कैथोड ऊपर वाले को मान ले, नीचे को कैथोड मान ले, तो आपके 3 टर्मिनल हो गए, गेट टर्मिनल, एनोड और कैथोड। तो यहाँ पे जो लगा हुआ है ऊपर, ये क्या है, ये आपका ट्रायक है। ये आपका ट्रायक है, ये आपका
ये आपका डायक है, एक ट्रायक है एक डायर है, ऊपर ये फिल्टर लगे हुए हैं। पूछा है चर प्रतिरोध R1 का क्या काम है, इस R1 का क्या काम है। चर इसलिए बोलता वेरिएबल मतलब परिवर्तनीय, परिवर्तनीय प्रतिरोध, परिवर्तनीय प्रतिरोध, इसी को बोलते हैं परिवर्तनीय प्रतिरोध, परिवर्तनीय प्रतिरोध। कंट्रोल द करंट इन R2, प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड टू ट्रायक, प्रोटेक्ट द क्या बोलते हैं RFI रिपल फैक्टर, इस और फिल्टर फ्रॉम ओवरलोडिंग, कंट्रोल द पल्स रेट ट्रिगरिंग द ट्रायक, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है। ओवरलोडिंग से RFI फिल्टर की सुरक्षा करता है, ओवरलोड से ट्रायक की रक्षा करता है। R2 में धारा को नियंत्रित करता है, R2 में धारा को नियंत्रित करता है, R2 में धारा को नियंत्रित करेगा। R2 में धारा को नियंत्रित नहीं कर रहा है, सर्किट देख के ही क्लियर हो रहा है। प्रोटेक्ट फ्रॉम ओवरलोड, ओवरलोड अभी तो यहाँ पे लोड ओपन हुआ है, लोड के लिए दिया गया है टर्मिनल, लेकिन लोड ये टर्मिनल जो दिए गए हैं लोड लेने के लिए दिए गए हैं, लेकिन अभी ये ओपन है, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। प्रोटेक्ट ओवरलोडिंग से RFI फिल्टर की सुरक्षा करता है। RFI फिल्टर ओवरलोडिंग से सुरक्षा कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि जो फिल्टर होने के बाद जो है सर्किट से लोड लगता है। यहाँ पे इससे क्या मतलब है, बोला हुआ है प्रोटेक्ट द RFI फिल्टर फ्रॉम ओवरलोडिंग, अभी तो ओवरलोडिंग हुई ही नहीं है ना, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंट्रोल द पल्स रेट फॉर ट्रिगरिंग द ट्रायक, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स दर को नियंत्रित करता है, जो कि सबसे आवश्यक होता है। क्या करता है, कंट्रोल द पल्स रेट ऑफ फॉर ट्रिगरिंग द ट्रायक, ट्रायक को ट्रिगर करने के लिए पल्स को नियंत्रित करता है। इसका यही राइट आंसर हो जाएगा 26। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज द पर्पज ऑफ कनेक्टिंग L1 थ्रू C1, L1 थ्रू C1, जो L1 है ये आपका L1 है, L1 ठीक है, किससे कनेक्ट है, C1 से कनेक्ट है। तो C1 कहाँ पे दिया हुआ है, L1 किससे कनेक्ट है, C1 से, L1 किससे कनेक्ट है, C1 से, इसको C1 है, यहाँ पे लिखा नहीं है, हम C1 लिख दिए हैं। L1 किससे कनेक्ट है, C1 से। ट्रांजिस्टर बेस में C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का क्या उद्देश्य है। अब हम हमेशा बताते हैं, जैसे आपने कभी देखा होगा फीडबैक कब मिलता है, फीडबैक कब मिलता है, फीडबैक एक शब्द सुने होंगे, फीडबैक कब मिलता है, जब किसी बच्चे को आप कोई टीचर पढ़ाता है, उसके बाद जो टीचर जब पढ़ा के चला जाता है तो उस कॉलेज का प्रिंसिपल या जो भी है वाइस प्रिंसिपल जो भी देख रहा है उस व्यवस्था को, जैसे किसी टीचर का डेमो होता है तो वो आके पूछता है बच्चों से क्या आप इनके बताए गए जो जानकारी इससे संतुष्ट हो, फीडबैक लेता है ना, जो आपको जो उसने इनपुट दिया, तो उसके बाद बच्चों को किस में मिला, आउटपुट के फॉर्म में मिला, किस सर ने पढ़ाया हमें, जो टीचर ने इनपुट दिया, जो आपने इनपुट दिया, जो उस टीचर ने इनपुट दिया, जो उस टीचर ने इनपुट दिया किसको स्टूडेंट को, कॉलेज की स्टूडेंट को, किसको दिया, स्टूडेंट को। अब वो बच्चे क्या करेंगे, फीडबैक देंगे, क्या देंगे, जो आउटपुट में जो मिला वो किसको फीडबैक देंगे, वो फीडबैक देंगे जो उस क्लास को देख रहा है, मैनेज कर रहा है, प्रिंसिपल होगा, यहाँ वो कोई भी हो सकता है, वो फीडबैक देगा। अगर फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, फीडबैक नेगेटिव भी हो सकता है, उसी के अकॉर्डिंग जो है उस टीचर की नियुक्ति होती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जगहों पर, जैसे आप इंटरव्यू ही देने जाते हो, वहाँ पे अगर आपका जो है इंटरव्यू में अच्छा रहता है तो आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलते हैं, खराब रहे तो फीडबैक के रूप में आपको अच्छे मार्क्स मिले ना, तो वही मतलब आउटपुट की तुलना, देखो मतलब एक बताने जा रहे हैं, आउटपुट की तुलना जब इनपुट से की जाती है तो उसको हम फीडबैक समझ सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ DC आपूर्ति प्रदान करता है, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, नकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है, ट्रांजिस्टर अवनीति वोल्टेज प्रदान करता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो L1 और किससे कनेक्ट है, C1 से कनेक्ट है, यहाँ पे किससे कनेक्ट है, C1 से। उसके बाद ये R1 कहाँ कनेक्ट है, ये आपका ठीक है, उसके बाद ये आपका C लगा हुआ है और एक C2 यहाँ पे एक कैपेसिटर और लगा हुआ है C2, ये आपका आउटपुट है, ये आपका आउटपुट है। तो देखा जाए जो आपका आउटपुट है ये किससे कनेक्ट हो रहा है, घूम करके किससे कनेक्ट हो रहा है, C1 से कनेक्ट हो रहा है। तो आपको फीडबैक दे रहा है ना, तो इसका किस फॉर्म में दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाए, प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक प्रदान करता है किसको, ट्रांजिस्टर बेस C1 के माध्यम से L1 को जोड़ने का उद्देश्य ये है कि हमें पॉजिटिव फीडबैक मिले, क्या मिले, पॉजिटिव फीडबैक मिले। इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में एक सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू डिसाइड अ मटेरियल एज कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। हमने बताया था आपको कि देखो जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिनके बाह्यतम संयोजी कोष में, आज एक चीज़ और फिर से जान लीजिए, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया भी है, फिर से आप यहाँ पे देख लीजिए, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट बाह्यतम संयोजी कोष में, बाह्यतम संयोजी कोष आप जानते हैं, सब लोग जानते हो, बाह्यतम संयोजी कोष कौन सा होता है, आप सब जानते हो, KLMN कोष पढ़े होगे ना आपने, जो केमिस्ट्री यदि पढ़ी है तो आप सब जानते होगे। तो बाह्यतम संयोजी कोष, जो बाह्यतम ये बाहरी वाला है, ये बाहरी कक्षक है, बाहरी कक्षक है, बाहरी कक्षक है। इसमें यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, 2 है या 3 है,
एक है, दो है या तीन है, तो ऐसे मटेरियल हमारे कौन से आएंगे? ऐसे मटेरियल को हम बोलेंगे चालक पदार्थ। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? चालक पदार्थ, चालक पदार्थ या कंडक्टिंग मटेरियल। अब इसमें जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लें, एग्जाम्पल के लिए क्या होता है? कापर। कापर का होता है क्या? एटॉमिक नंबर 29 होता है ना। तो कापर का यदि फुल फिल करते हो तो किस फॉर्म में फिल करते हो? आप देखो इस फॉर्म में फिल करते हो ना, 2 8 18 के फॉर्म में फिल करते हो, तो 2 8 2 10 10 18 28, इस वाले में कितने हो जाएंगे कापर के? अगर आप इसको फिल करोगे तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, दो ही भर सकते हो, फिल हो गया। उसके बाद दूसरे वाले में कितने भर सकते हो? 8 भर सकते हो, 8 भर सकते हो। इसमें कितने भर सकते हो? इसमें 8 भर सकते हो। 2 4 6 8 इसमें भी हो गए। इसमें कितने भर सकते हो? 18 भर सकते हो। मतलब इसमें 18 भर दिए। अब आपके पास देखो 2 भर गए, पहले में 8 भर गए, 18 भर गए, तो आपके टोटल कितने हो गए? आपके टोटल कितने हो गए? 28 हो गए ना। लेकिन कापर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29 होता है। तो एक किस में भरोगे? एक लास्ट वाले में भर दोगे, 29 हो गया आपका। तो ये कौन सा होगा? ये कंडक्टिंग मटेरियल में आएंगे। कौन से आएंगे? कापर आपका एक प्रकार से किसमें प्रूव हुआ कि कापर एक चालक पदार्थ है, अच्छी चालकता रखने वाला पदार्थ यहाँ से प्रूव हो गया। अब बात की जाए अर्धचालक की, तो अर्धचालक के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। यहाँ पे तो एक हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, इनको हम किस में रखते हैं? 1 2 3 तक वालों किस में रख देते हैं? चालक पदार्थ में रख लेते हैं। लेकिन 4 हो गया, 4 हो गया। बाह्यतम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? बाह्यतम संयोजी कोष में, बाह्यतम संयोजी, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, बाह्यतम संयोजी कोष में, बाह्यतम संयोजी, बाह्यतम संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। 4 के बराबर हैं, 4 के बराबर हैं, 4 के बराबर हैं, 4 के बराबर हैं। तो क्या होगा? वो पदार्थ 4 के बराबर हैं तो उन्हें अर्धचालक कहेंगे, तो उन्हें अर्धचालक कहेंगे, तो उन्हें हम अर्धचालक कहेंगे, तो उन्हें हम अर्धचालक कहते हैं। ये हो गया। बात कीजिए अगर चालक पदार्थ की, तो बाह्यतम संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 से कम हो। किससे हो? 4 से कम हो। बाह्यतम संयोजी कोष में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम हो, 4 से कम हो। तो ये कौन से हो गए आपके? ये हो गया आपका चालक, ये वाला हो गया अर्धचालक। बात की जाए कुचालक में, तो बाह्यतम संयोजी कोष में, बाह्यतम संयोजी कोष में, बाह्यतम संयोजी कोष में, बाह्यतम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक, 4 से अधिक, 4 से अधिक है तो उन्हें कुचालक पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं, श्रेणी में रखते हैं, कुचालक पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं, कुचालक पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। किस में रखते हैं? कुचालक पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं, कुचालक पदार्थ की श्रेणी में रखते हैं। किसमें? बाह्यतम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक है तो उन्हें कुचालक पदार्थों की श्रेणी में रखते हैं। इसके एग्जाम्पल आप सब जानते हैं, जैसे लकड़ी है या माइका है, ये सब आपके कुचालक पदार्थ होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा है, अच्छा इसका आंसर तो दे दे, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के रूप में सामग्री तय करने के लिए मापदंड क्या है? तो वही चीज़ आ गई ना, तय करने के लिए मापदंड क्या है? तो हमने बताया था परमाणु की परमाणु बंध संरचना, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व और एटॉमिक वेट ऑफ द एटम मटेरियल, उसके बाद एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, सामग्री के परमाणु की परमाणु संख्या, ये दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एग्जिस्ट ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। देखो यही चीज़ है ना, बाह्यतम संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक्सिस्टेंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एटम, परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व ही डिसाइड करता है कि वो पदार्थ हमारा चालक पदार्थ है कि अर्धचालक पदार्थ है या कुचालक पदार्थ है। किससे क्लियर होता है? दिया है जो परमाणु में वैलेंस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसका अस्तित्व कैसा है, उसी से ये डिसाइड होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? विच डोपिंग मटेरियल इज यूज टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है? हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं आप सब जानते हो, क्या बोलते हैं, आंतरिक अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक के नाम से जानते हो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। प्योर कंडीशन में देखोगे तो हमारे पास जर्मेनियम और सिलिकॉन 2 प्योर सेमीकंडक्टर हैं। अगर इन्हीं के साथ कुछ मात्रा में हम डोपिंग कर लें तो
डोपिंग किस प्रकार से करते हैं? डोपिंग करते हैं हम जो है, एक डोपिंग करते हैं पी टाइप, एक करते हैं एन टाइप। पी टाइप एन टाइप नाम क्यों दे दी? ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये बाह्य अर्धचालक के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, इसी को हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। अब देखो इसमें होता है एक पी टाइप, एक होता है एन टाइप। एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप पी टाइप क्यों नाम पड़ा? इसमें त्रिसंयोजी ट्रायावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। त्रिसंयोजी मिलाते हैं इम्प्योरिटी की। कौन सी? ट्रायावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ट्रायावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। ट्रायावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इसमें कौन सी मिलाते हैं? इसमें पेंटावैलेंट, इसमें मिलाते हैं पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। इसमें ट्रायावैलेंट मिलाते हैं, इसमें पेंटावैलेंट मिलाते हैं। अब बात की जाए इनके एग्जाम्पल कौन से? ट्रायावैलेंट और पेंटावैलेंट क्यों बोलते हैं? जो हमारी आवर्त सारणी है, जो 5वें आवर्त के तत्व है, अगर उनको मिलाते हैं तो उसको हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। यदि हम आवर्त सारणी के अपने तीसरे आवर्त के एलिमेंट उठाते हैं तो उनको हम ट्रायावैलेंट इम्प्योरिटी के रूप में मिलाते हैं। और ट्रायावैलेंट इम्प्योरिटी किस में करते हैं? पी टाइप से करते हैं। अगर पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी करना है तो एन टाइप से करते हैं। हमारे पास दो प्रकार के सेमीकंडक्टर बन जाते हैं इसी प्रकार, जिनको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। बाकी सेमीकंडक्टर तो वो है ही ऑलरेडी, लेकिन हमें उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज करनी है, या हमें हमारी आवश्यकता के ऊपर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम उसमें डोपिंग करते हैं। या तो ट्रायावैलेंट करते हैं या तो पेंटावैलेंट करते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है तो यह देखो, बोरा पूछा है पी टाइप। पी टाइप के लिए एग्जाम्पल कौन से होते हैं? बोरान, एल्युमिनियम, ये सब आपके पी टाइप के एग्जाम्पल हैं। अगर बात की जाए फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो ये कौन से होते हैं? ये एन टाइप के एग्जाम्पल होते हैं। तो इसका ये अगर बात की जाए इन तीनों की, तो ये किसके हैं? ये आपके एन टाइप के हैं। ये आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी के रूप में मिलाए जाते हैं। उसके बाद बोरान है, ये आपका किसमें का है? पी टाइप का है। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी के रूप में इनका डोपिंग होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 29 का ए। उसके बाद बात की जाए 30 की, विच टाइप ऑफ बायसिंग इज रिक्वायर्ड टू एनपीएन ट्रांजिस्टर? विच टाइप ऑफ बायसिंग इज रिक्वायर्ड टू एनपीएन ट्रांजिस्टर फॉर एम्प्लीफिकेशन? एम्प्लीफिकेशन के लिए पूछा है, तो आपका प्रवर्धन के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए किस प्रकार की अभिनति आवश्यकता होती है? तो आपका जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, देखो हम जैसे ही क्वेश्चन बोला तुरंत क्वेश्चन का या तो की पॉइंट पहचान लो, या तो क्वेश्चन जैसे जैसे दिया उसी प्रकार एक्सपेरिमेंट करते रहो। तो आपका जो एनपीएन ट्रांजिस्टर इस प्रकार का होता है, आप सब जानते हो एनपीएन ट्रांजिस्टर इस प्रकार का होता है। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर आपका इस प्रकार का होता है। इसी को आप बोल सकते हो एमीटर, बीच वाली को। अगर देखो, अगर और क्लियर बनाएं तो हम देखो जो इस प्रकार से इनकी संरचना होती है, रियल में वैसे बनाने की कोशिश करते हैं। आपका 3 लेयर होती है एनपीएन ट्रांजिस्टर की, एन, पी और एन। कह दो सर छोटा बड़ा क्यों बनाए हो? वास्तव में संरचना भी इनकी इसी प्रकार होती है, आप देख लोगे तो जान भी जाओगे अभी से। एन, पी, एन 3 प्रकार के होते हैं। एमीटर, बेस, और ये आपकी कौन सी लेयर होती है? कलेक्टर की लेयर होती है। ये आपका बेस हो गया टर्मिनल। उसके बाद ये एमीटर टर्मिनल हो गया, ये आपका एमीटर हो गया, ये आपका बेस हो गया। उसके बाद फिर ये आपका कनेक्शन हो गया। जिस प्रकार बोला है एम्प्लीफिकेशन के रूप में, हमने उसी प्रकार से कनेक्शन किया है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर, बेस और कलेक्शन। ये आपकी पी टाइप है, ये आपका बेस है, ये आपका नेगेटिव, ये आपका पॉजिटिव, बेस फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। देखते हैं, बेस ग्राउंड एमीटर कलेक्टर पॉजिटिव, बेस नेगेटिव एमीटर पॉजिटिव एंड कलेक्टर, बेस पॉजिटिव एमीटर नेगेटिव एंड कलेक्टर, बेस पॉजिटिव एमीटर नेगेटिव एंड कलेक्टर नेगेटिव। देखो एमीटर क्या है आपका? एमीटर बोला हुआ है, एमीटर नेगेटिव है और कलेक्टर आपका नेगेटिव है। तो इस प्रकार से देखो, इस इक्वेशन को देखो, इसी रिगार्डिंग इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देखो यहाँ पे, देखो क्या है आपका? इमीटर नेगेटिव है, बेस पॉजिटिव है। उसके बाद फिर देखो इधर, इधर से देखोगे तो आपका क्या है? देखो आपका जो एन टाइप है, ये कलेक्टर, ये पॉजिटिव है, बेस आपका इधर नेगेटिव है। तो राइट आंसर देखते हैं, विच टाइप ऑफ बायसिंग रिक्वायर्ड फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर एम्प्लीफिकेशन के लिए। तो एम्प्लीफिकेशन के लिए हमने फिगर बना दिया है, आप लोग की जिम्मेदारी है आप फिगर देखते ही इसका आंसर बता दें। नहीं, हम तो बताने जा ही रहे हैं, बताएंगे भी, समझाएंगे भी। हम हमेशा कहते हैं पढ़िए, साथ में रिविजन करिए, समझ में ना आए तो क्लास को एक बार रिवर्स करके देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ये कनेक्शन है एनपीएन ट्रांजिस्टर का। 3 लेयर होती है, एमीटर, बेस और कलेक्टर। सबसे बड़ी लेयर आपकी कौन सी होती है? कलेक्टर। किसके संरचना के आधार पर बता रहे हैं? अगर डोपिंग लेवल के आधार पर बात करोगे तो डोपिंग सबसे ज़्यादा इसकी होती है, एमीटर की। सबसे ज़्यादा डोपिंग के अकॉर्डिंग देखोगे तो सबसे ज़्यादा डोपिंग इसकी होती है। दूसरे नंबर पर इसकी सबसे कम किसकी होती है? आपके बेस की सबसे कम डोपिंग होती है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर देखते हैं, बेस पॉजिटिव
ठीक है, हम बताने जा रहे हैं बेस पॉजिटिव है आपका, चलो ठीक है, बेस पॉजिटिव है, एमीटर नेगेटिव है, एमीटर आपका नेगेटिव है, एमीटर आपका नेगेटिव है, एंड कलेक्टर पॉजिटिव, एंड कलेक्टर पॉजिटिव, एंड कलेक्टर पॉजिटिव। इमीटर आपका क्या है, नेगेटिव है, बेस आपका पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है ना, उसके बाद कलेक्टर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा। किस केस में, एम्पलीफिकेशन के रूप में जब यूज करेंगे किसका, एनपीएन ट्रांजिस्टर का। जब भी एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम एम्पलीफिकेशन के रूप में यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा इमीटर जो है नेगेटिव, बेस पॉजिटिव हो जाएगा, क्या बोल, बेस पॉजिटिव हो जाएगा, इमीटर नेगेटिव हो जाएगा, एंड कलेक्टर क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन सीरीज। आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया तो आप जो है एक बार क्लास को रिवर्स करिए, पीछे से देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी। यदि इस चैनल से क्लास की आपको जानकारी मिल रही तो उन सब बच्चों को भी बताओ जो इस सुविधा से वंचित है, ताकि वो सब भी इसका लाभ उठा सके, वो सब भी लाभ हासिल कर सके।